जिसका जितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से टिकट का बंटवारा होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम दो कांग्रेस से होंगे, जो एक अकालियत से होंगे और दूसरे स्वर्ण से। जीविका का वही सवाल है, आंगनबाड़ी आशा का वही सवाल है। तो महिलाओं का सम्मान चूंकि ये सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से नहीं कर रही है, इसलिए मजबूरी में इन्होंने नाम बदला होगा। बिहार की बात हो तो सिर्फ नीतीश कुमार का ही नाम हो। 23 सेंटर के बराबर का एक सेंटर है, वहाँ का परीक्षा आप रद्द कर रहे हैं और आप ये भी करें कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो जब आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और उतने सेंटर पे आप दोबारा से री एग्ज़ाम भी कह रहे हैं, लेकिन एजेंडा वाइज उसका बीजेपी से कोई तालमेल नहीं है। जेडीयू कहती है कि हम कास्ट सर्वे कराएंगे, पूरे देश में जातिगत गणना होना चाहिए, बीजेपी नहीं मानती है। जेडीयू जो है वो बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर रही है, बीजेपी नहीं मानती है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के भी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं नाजिम अली। देखिए, मैं भी मौजूद हूँ पालीगंज के विधायक संदीप सौरव, सीपीआई एमएल के नेता हैं। इनसे हम जुड़े हैं, आज बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं। संसद में काफ़ी हंगामा हुआ और कांग्रेस एक तरफ बिहार में दावा कर रही है कि 70 सीट से कम नहीं लेंगे। वहीं सीपीआई एमएल के विधायक महबूब आलम भी कह रहे हैं कि हम 60 से कम नहीं लेंगे। तो हम जानेंगे संदीप सौरव से कि उनका विचार क्या है। संदीप जी, सबसे पहले न्यूज हाट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बिहार प्रगति की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, इसका नाम पहले मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान योजना रखा था और 225 करोड़ रुपए इस यात्रा में खर्च करने के लिए दिया गया है। वो पैसा जीविका का पैसा है, ये सब लोग बात जानते हैं। बिहार की जीविका दीदियाँ तकरीबन 6 महीने से सड़क पर हैं, इस बात के लिए कि सरकार उनको वेतनमान दे, इस बात के लिए कि उनको पहचान पत्र मिले। इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया, इनकी मांग को सुना नहीं गया। ऊपर से जगह जगह पर दुल्हिन बाजार, पालीगंज, नालंदा, जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि जीविका कैडर्स को लेटर दे करके कहा जा रहा है कि आपको काम से निकाल देंगे क्योंकि आप आंदोलन कर रहे थे। तो उनकी बात नहीं मानना, उनको वेतनमान नहीं देना, उनको मान सम्मान नहीं देना, उनके श्रम का शोषण करना और उन्हीं के पैसे से अपना यात्रा निकालना, महिला सम्मान यात्रा। अब उसने नाम बदल करके कर दिया है प्रगति यात्रा। आखिर नाम क्यों चेंज हो गया? लालू यादव भी बोले क्योंकि महिला सम्मान योजना में सवाल यही था कि जो महिलाएं कामकाजी हैं उनका ये सरकार सम्मान कितना कर रही है। जो रसोइया स्कूलों में खाना बनाती है, बर्तन धोती है, साफ सफाई करती है, बगल में टीचर है तो कभी शौचालय का भी साफ सफाई करवा ले रहा है उससे, उसको आप महीने में दे रहे हैं 1650 रुपये, वो भी साल में केवल 10 महीने। तो आप किस नाम से महिला सम्मान यात्रा निकालते? नहीं निकालते। जीविका का वही सवाल है, आंगनबाड़ी आशा का वही सवाल है। तो महिलाओं का सम्मान चूंकि ये सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से नहीं कर रही है, इसलिए मजबूरी में इन्होंने नाम बदला होगा। अब आए प्रगति यात्रा पर, तो प्रगति किसका प्रगति? आपका ही बिहार का कास्ट सर्वे के रिपोर्ट में 34% परिवार ऐसे पाए गए जिनका मासिक आमदनी 6000 से कम है। उस 6000 से कम आमदनी में मोदी जी 1000 रुपये ले रहे हैं रसोई गैस का, नीतीश जी स्मार्ट मीटर लगा करके 1000 रुपये और तहसील ले रहे हैं, बचा 4000 रुपये एक परिवार को चलाने के लिए। क्या बच्चा पढ़ेगा? क्या उसमें दवाई बीरो होगा? कुछ नहीं संभव है। तो बिहार को आप लगातार गरीब बनाते गए, गरीबी दूर करने का कोई उपाय आपने नहीं निकाला। जो पेंशन महिलाओं को मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, विकलांगता पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, उसको आपने 400 रुपये से नहीं बढ़ाया एक पैसा भी। सदन में हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार, और आप कह रहे हैं प्रगति। तो पटना के चौहद्दी में कुछ पुल पुलिया बना देने से, कुछ ओवरब्रिज बना देने से ये प्रगति नहीं कहलाता है। प्रगति तब होगा जब समाज का सबसे निचला तबका, सबसे गरीब लोग, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उनका सामाजिक जीवन बेहतर बनेगा, तब जाकर के कॉन्फिडेंस होगा। जी, वहीं पे 18 दिसंबर से लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका भी सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट देखा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये सरकार सन की सरकार है और इनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर, उसका कैपेसिटी देखिएगा तो 23 से 24 सेंटर के बराबर वो एक सेंटर है। वहाँ खुलेआम गड़बड़ी हुई, सरकार ने मान लिया, आयोग ने मान लिया, वहाँ की परीक्षा आपने रद्द कर दी। 23 सेंटर के बराबर का एक सेंटर है, वहाँ का परीक्षा आप रद्द कर रहे हैं और आप ये भी करें कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो जब आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और उतने सेंटर पे आप दोबारा से री एग्ज़ाम भी कह रहे हैं,
तो आप सारे परीक्षाओं को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल एक। अदरवाइज आप अगर सिर्फ वहीं पे करेंगे तो आपको फिर नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। और जैसे ही नॉर्मलाइजेशन हुआ, बीपीएससी की पूरी परीक्षा प्रणाली जो है वो अपारदर्शी हो गई, संदिग्ध हो गई, डाउटफुल हो गई। इसीलिए अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है। दूसरी बात है कि कई और ऐसे जिले हैं जहाँ पे और गड़बड़ी हुई है। आरा में, औरंगाबाद में, बक्सर में हमने सुना कि वहाँ पर भी प्रश्न पत्र पहुँचने में लेट हुआ, कुछ बच्चों को नहीं मिला, कुछ को लास्ट में मिला। तो आप समझिए कि ये बीपीएससी ने इस पूरे 17वीं परीक्षा का 17वीं जो है इस परीक्षा के आयोजन में भारी लापरवाही की है। संदीप जी, थोड़ा सा रुख करेंगे हम चुनाव के तरफ। चुनाव 2025 में है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने बयान में कहा कि 70 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं पे आपके विधायक जो साथी हैं महबूब आलम, उन्होंने दावा किया 60 सीट। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग जो हैं चाहते हैं कि बिहार के अंदर भी, देश के अंदर भी जो सांप्रदायिक ताकत है उसको शिकस्त दिया जाए। और भाजपा को हराने में जो पार्टी जितना सक्षम है, जिस पार्टी का जितना ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, जिसका जितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उस हिसाब से टिकट का बंटवारा होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी को कितना सीट मिलेगा ये बोलने के लिए मैं वाजिब व्यक्ति नहीं हूँ। पार्टी में हमारे लोग हैं, इसके लिए रखे हुए लोग हैं, पार्टी के सेक्रेटरी हैं, महबूब आलम जी हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, तो बात रख सकते हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से इस पर हम नहीं कहेंगे। मेरा कंसर्न केवल ये है कि भाजपा और एनडीए की ताकत को करारी चुनौती, करारी शिकस्त देने के लिए जो बेहतर तालमेल हो उसी में सरकार को, हम लोग को जाना चाहिए। और सरकार आने वाले समय में बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो जनता के पक्ष में सच में काम करे, जो स्मार्ट मीटर ख़त्म करे, जो 200 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त में दे, जो महिलाओं के मान सम्मान में उनको पेंशन देने का जो वादा है वो करे, सरकारी पेंशन जो है उसको बढ़ाए और रोजगार की संभावनाओं को बुलंद करे। ये एजेंडा हमारा है, इंडिया अलायंस का, महागठबंधन का। इसी के पक्ष में हम लोग खड़ा होकर के काम करेंगे। संदीप जी, अब आप तो कह रहे हैं कि आपके सेक्रेटरी और पार्टी के बड़े जो ओहदे पे हैं वो निर्णय लेंगे, लेकिन वहीं पे कांग्रेस के सह प्रभारी चुनाव में बनाए गए हैं शाहनवाज आलम, उन्होंने अपना बयान में कहा, और मैं भी उनसे बातचीत किया था तो उनसे पूछा, तो वो कह रहे हैं कि बिहार में अगर 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम 2 कांग्रेस से होंगे, जो एक अकलियत से होंगे और दूसरे स्वर्ण से। देखिए, कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 19 सीट वो लोग जीत पाए थे। तो इस हिसाब से स्ट्राइक रेट कितना कांग्रेस का रहा वो देखना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को भी देखना चाहिए। उसमें वो ऐसा क्यों रहा इस पर विचार भी करना चाहिए। हम इतना सीट ले लेंगे ये अप्रोच छोड़ करके किस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, इंडिया अलायंस की सरकार बने, उसकी तरफ चिंता ज़्यादा है। सरकार बनेगी, कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन मंत्री बनेंगे, हमारा तो ये कंसर्न भी नहीं है। सीपीआईएमएल तो इसलिए राजनीति करती नहीं कि हमें मंत्री बनाना है, हमें सरकार बना लेना है। सीपीआईएमएल एक तरह से विपक्ष की ताकत है, जनता की ताकत है, और जन आंदोलनों को और ज़्यादा मजबूत करना, विस्तृत करना, ये हमारा प्राइमरी लक्ष्य है। महागठबंधन की जब सरकार चल रही थी बिहार में, 17 महीने चली, उस दौर भी अगर देखिएगा कि सीपीआईएमएल का रोल क्या था, तो उस समय भी हम इसी रोल में थे कि जो आंदोलन की ताकत है उसको बुलंद करेंगे, सरकार तक उनकी बात पहुंचाएंगे और वहां से मामला सॉल्व करवाएंगे। जैसे शिक्षक का आंदोलन चल रहा था, उसी बीच में राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हम लोगों ने उस आंदोलन को नेतृत्व दिया, मुख्यमंत्री से डायलॉग हुआ, बातचीत हुई और उसका रिजल्ट निकला। तो हम लोग संघर्ष की ताकत है। डिप्टी सीएम कौन बनेगा, कौन कहाँ मंत्री बनेगा, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। एक और जेडीयू के सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिहार की बात हो तो सिर्फ नीतीश कुमार का ही नाम हो। अब जेडीयू क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही हो, तो उन लोग का आपस का मामला है। आप समझिए कि जदयू जिस क्राइसिस में है वो फिजिकली तो बीजेपी के साथ है, लेकिन एजेंडा वाइज उसका बीजेपी से कोई तालमेल नहीं है। जेडीयू कहती है कि हम कास्ट सर्वे कराएंगे, पूरे देश में जातिगत गणना होना चाहिए, बीजेपी नहीं मानती है। जेडीयू जो है वो बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर रही है, बीजेपी नहीं मानती है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के भी जेडीयू चाहती है कि फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा हो, बीजेपी इजराइल के पक्ष में खड़ा है। जेडीयू नहीं चाहती है कि भाई सरकार जो ये ला रहा है वक्फ संशोधन बिल ये आए, बीजेपी लाना चाहती है। तो जदयू तो बिना एजेंडा का, एजेंडा कहीं और छोड़ दिया है
और शरीर लेकर के बीजेपी के साथ पहुंचा हुआ है, तो वो तो बेमेल मिलन है, कोई तालमेल उनके बीच में नहीं है। तो इस क्राइसिस से जदयू कैसे निकलेगा, बीजेपी क्या करना है, ये वो लोग समझेंगे। हम लोग को जनता के सवाल पे लड़ना है, जनता के सवाल को आगे करना है, और बिहार में ऐसी सरकार की तरफ हम लोग को बढ़ना है जो बिहार को सच में बदल सके। आखिरी सवाल लेंगे, बिहार में महागठबंधन के साथ हैं आप लोग, राहुल गांधी जिस तरह लेकर संसद में हंगामा हुआ, इस पे क्या? ये बीजेपी का शुद्ध बेशर्मी है। जिस तरीके से बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, हैकलिंग हो रहा है, धक्का मुक्की उनके साथ हो रहा है, और भाजपा के सब बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। आप मजबूरीवश संसद में संविधान पे चर्चा करवाते हैं, लेकिन आप हर जगह पे चोर दरवाजा निकाल लिए। जिस तरीके से भाजपा पिछले 10 सालों में देश के अंदर संवैधानिक संस्थानों को खत्म कर रही है, उस पर चर्चा होता है तो भाजपा के लोग हंगामा कर रहे हैं। राहुल गांधी कुछ बात बोल दिए तो उनको सदन में घुसने नहीं देंगे। ये कौन सा तरीका है कि आप नेता विपक्ष को सदन के अंदर घुसने नहीं देंगे? यही तो हुआ। तो बीजेपी अपनी बेशर्मी का सार्वजनिक प्रदर्शन संसद के अंदर, संसद के बाहर कर रही है। बाकी सब लोग सब बात जानते हैं। तो अब देख रहे थे, हमारे साथ थे पालीगंज के विधायक संदीप सौरव। आप इसी तरह से खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।